Assalamu alaikum students. This is solved objective paper of the statistics HSC 2 section A total marks 17. आपके पास टोटल जो है 17 MCQs हैं. ईच मार्क्स जो है वो आपके पास 1 होते हैं एंड टोटल आपके पास फ्लोइंग टाइम 25 है. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट MCQs. फर्स्ट MCQs इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ. आपके पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आपके पास अनसर्टेनिटी होती है, तो बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट. हाउ जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लोग जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक चांस होता है आने या ना आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, अनसर्टेनिटी कहलाता है. तो बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर. Second is the single letter is selected at the random from the word statistics, then the probability of vowel word is. vowel word इसमें आपके पास जो है vowel words A E I O U हैं. यहाँ पे आपके पास A E I O U एक आपके पास जो है वो आपके पास आ रहे हैं 3 टाइम वॉवल वर्ड. इसमें इस वर्ड में 3 टाइम जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं. सो द प्रोबेबिलिटी टोटल वर्ड इज़ 10. तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आने की चांसेस 3 थे वॉवल वर्ड के एंड टोटल आपके पास सैम्पल स्पेस 10 है. तो करेक्ट आंसर इज़ 3/10. नेक्स्ट थर्ड, अ नॉन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन. कम्बिनेशन में नॉन ऑर्डरिंग होती है, विदाउट ऑर्डर कहलाते हैं. तो वो आपके पास कम्बिनेशन है. विद ऑर्डर जो है वो परमुटेशंस में आती हैं एंड विदाउट ऑर्डर जो है वो कम्बिनेशन. तो करेक्ट आंसर इज द बी, कम्बिनेशन. एंड द फोर्थ, for two independent event A and B, A value is given, B value is given, what will be the value of the A intersections B? हमारे पास जो है टू इंडिपेंडेंट हैं. आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और आपके पास जो है वो ए इंटरसेक्शंस बी का जो है वो वैल्यू आ जाएगी. तो करेक्ट आंसर इज 0.15. नेक्स्ट फिफ्थ, if x is a continuous random variable then the function f of x is called. हमारे पास जो है आपके पास continuous random variable है, उसमें याद रखिएगा जो आपके पास फंक्शन होता है उसको हम डेंसिटी फंक्शंस कहते हैं. तो यहाँ पर जो है continuous random variable जो है वो आपके पास probability density functions कहलाएगा. अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता तो उसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शंस भी कहते हैं, या डिस्क्रीट में आ जाता है. तो कॉन्टिन्यूस में याद रखिएगा अनदर नेम इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. 6, given that expectation of x is equal to 4 and expectation of the y is equal to 2, then what is the value of expectation of 3x plus y? एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें. एक्सपेक्टेशन जो आपके पास 3x प्लस वाई की एक्सपेक्टेशन करें तो 3 मल्टीप्लाई होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है. तो यहाँ पर आपके पास क्या जनरेट होगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 14. द करेक्ट आंसर इज़ 14. 7, a variable whose values are determined by the outcome of a random experiment is called. तो random experiment is called the random variable. Now the correct answer is a random variable. जो वैल्यू आपने random experiment से जनरेट होती है उसको random variables कहा जाता है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ सिमेट्रिकल. आपके पास रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिकल कब होगा, जब आपके पास पी एंड क्यू की वैल्यू सेम होगी. जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस 1/2 एंड 1/2 होते हैं हेड एंड टेल्स के. तो करेक्ट आंसर इज़ द पी एंड क्यू इज़ द सेम. द पी एंड क्यू अगर सेम आ जाते हैं तो उसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं. अगर आपके पास पी लेस देन एंड ग्रेटर आ जाता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक में चला जाएगा. Clear? And ninth is, in a hypergeometric experiment, the successive trials are the independent. In hypergeometric distributions में आपके पास जो successive trials होते हैं वो independent होते हैं, not independent नहीं होते बल्कि dependent होते हैं. तो correct answer is a dependent. Clear? फेलियर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और जो सक्सेसिव होते हैं वो आपके पास डिपेंडेंट होते हैं. तो बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर. 10, एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर एक्स जो है वो फॉलो करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में को, देन द मीन ऑफ बी
बी क्या है? बी इज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स इज़ अ वेरिएबल, 10 जो है वो आपके पास मीन एन की वैल्यू है एंड पी की वैल्यू 1/2 है। तो हमारे पास जो बाय ये आपके पास सीरीज़ होती है, आपके पास याद रखना पड़ता है कि पहले आपने एन लिखना है और इसके बाद आपके पास पी की वैल्यू होगी। तो एन जो है वो आपके पास 10 है, पी 1/2 है, तो बाइनोमियल का जो मीन होता है वो एन पी होता है। एन पी को आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, और आपके पास जो वैल्यू जनरेट होगी वो 5 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज़ अ 5, बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। 11, in normal distribution x is equal to 10, then mean deviation will approximate। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन अगर सिग्मा की वैल्यू 10 आ रही है तो मीन डेविएशन विल अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? तो वो आपके पास मीन डेविएशन आपके पास 4/5 सिग्मा होती है। सिग्मा की जगह पे 10 वैल्यू पुट करनी है। इसको सॉल्व करें, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10, देन द वैल्यू जनरेट इज़ अ 8। सो करेक्ट आंसर इज़ 8, ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। Next is 12. In a normal distribution, if P probability value is Z is less than equal to -1 is 0.1587, what will be the value of P? हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम नेगेटिव को इग्नोर करके आपके पास वही 1 की वैल्यू आ रही है, चाहे वो नेगेटिव में है पॉजिटिव में है, आंसर आपका सेम आएगा। सो द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है हमेशा सेम रहेगी। तो करेक्ट आंसर इज 0.1587। 13, इफ सिग्मा स्क्वेयर इज 25 एंड इज 25, सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में आपने है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास आंसर क्या होगा? हमें बताया कि हमारे पास सिग्मा की जो वैल्यू है समेशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फार्मूला इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा स्क्वेयर इज 25, एन इज आल्सो 25, मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे और आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। सो आंसर इज अ ए इज करेक्ट आंसर। 14, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल इज कॉल्ड। न्यूमेरिकल वैल्यू जो सैम्पल से कलेक्ट होगी वो हमेशा याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। और अगर आपके पास वैल्यूज़ जो है वो पॉपुलेशन से जनरेट होती है वो पैरामीटर है। तो यहाँ पर क्योंकि सैम्पल से डाटा कलेक्ट हो रहा है तो आंसर आपका बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर, स्टैटिस्टिक। 15, क्रिटिकल रीजन ऑफ द टेस्ट इज डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू ऑफ। जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू है वो कहाँ से डिसाइड होती है? वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से होती है। तो यहाँ पर हमारे क्योंकि जो क्रिटिकल रीजन जो हमारे पास डाटा हमने रिसर्च करनी होती है, क्योंकि रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो हमारा सारा कम अल्टरनेटिव जो है वो निकाल रहा होता है। वहीं से हमारे पास जो एक्सेप्ट करना है हमने H0 को या रिजेक्ट करना है तो वो हमारा अल्टरनेटिव बताएगा। तो क्रिटिकल रीजन जो है वो डिसाइड करता है कि फ़ायदा कि हमारा टेस्ट सही है गलत है, क्या जा रहा है किस तरीके से, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताएगा। करेक्ट आंसर इज़ अ बी। For contingency table, if total degree of freedom is 12, the number of rows is 5, then number of column will be। याद रखिएगा आपके पास जो टोटल नंबर आपके n है, n इज इक्वल टू r-1 c-1 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ r-1 c-1। सो आपके पास सी रोज़ जो हैं वो आपके पास 5 हैं एंड टोटल n जो है वो आपके पास 12 है। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो आंसर इज़ अ 4, आंसर इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आपके पास आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज अ 4। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर रैम होल्ड द डाटा या इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या कहलाता है? रैम जो होते हैं वो टेम्प्रेरी डाटा होते हैं और रोम जो होती है वो परमानेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। सो ये आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।